32 डेज का है, तो आप बताएं कि ओव्यूलेशन कौन से दिन को होगी। इस तरह का क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार ये है कि देखिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है जितने आपको दिन दिए गए 32, तो इससे आप लोगों ने 14 माइनस करना है। तो अगर मैं 32 से 14 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 18 डे। तो 18 डे को आपके पास ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। और ओव्यूलेशन क्यों होता है? एल एच सर्च की वजह से। सर्च मिनट्स 5 मिनट्स लगे कितने पेजेस लिखने में? 5 पेजेस लिखने में। लेकिन अभी आप देखिए हर बंदे को कितना टाइम लगा, हर बंदे को भी 5 मिनट लगे एक पेज लिखने में, ठीक है। तो इसलिए एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा? 5 मिनट में। क्यों? क्योंकि टोटल 5 बंदे हैं, उन्होंने 5 पेजेस लिखे हैं, लेकिन हर बंदे ने तो एक एक पेज लिखा है ना, और टाइम टोटल 5 मिनट गुजरे, ठीक है। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर गलत लिखते थे 1 मिनट, और ये सबसे इजी भी है लेकिन टेक्निकल भी है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। और ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है। आर्मी मेडिकल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर सदीद एहसन, यूर इंस्ट्रक्टर। आपको लाइन फोर्सेस एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड आप लोगों के साथ क्लास लेंगे, ठीक है। ये जो हमारे यूट्यूब पे स्टूडेंट्स हैं, तो हम अपने इस पेड कोर्स का, ये हमारा पेड क्लास है, इसका कुछ हिस्सा हम अपने यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स के लिए डेमो के तौर पर, और बाकी ये फुल लेक्चर हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमारा कोर्स बाय किया है उनके लिए हमारी वेबसाइट lineforcesacademy.com पे अवेलेबल होगा। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको टेस्ट का पैटर्न बताता हूँ कि आर्मी मेडिकल कॉलेज, जिसके ऊपर मैंने आज डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट पैटर्न क्या है, ठीक है। और इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से टेस्ट आपने देने हैं, तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेस्ट पैटर्न। सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है, जिसको इनिशियल टेस्ट कहते हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस टेस्ट में आपके टोटल 4 पोर्शन होंगे। पहला पोर्शन होगा वर्बल, दूसरा पोर्शन होगा नॉन वर्बल। इन दोनों का रिजल्ट एक साथ आता है। जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ओपन हो जाता है तीसरा टेस्ट, जिसको एकेडमिक कहते हैं। जैसे ही आप ये तीसरा टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए चौथा टेस्ट ओपन होता है, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। तो वर्बल के टोटल 84 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। ये टेस्ट आपका MCQs की फॉर्म में होगा, ठीक है, MCQs की फॉर्म में। इसी तरह नॉन वर्बल के टोटल 64 क्वेश्चन होंगे, एकेडमिक के आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, और पर्सनालिटी टेस्ट के आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे। पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं? आपसे पूछा जाता है क्या आप दोस्त बनाना पसंद करते हो या नहीं, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो ये आपका एक MCQs की फॉर्म में टेस्ट होता है, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई है, 26 जून से लेकर 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स बाय किया है, उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, उनको मैं डेट भी बताऊंगा और टेस्ट सेंटर भी बताऊंगा, तब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करनी है। बाकी जो स्टूडेंट्स हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उन्होंने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। रजिस्ट्रेशन उनको हम बताएंगे कि किस डेट को करनी और किस सेंटर को करनी है, तब वो करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन अभी बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि हम उसी के हिसाब से अपना माइंड बनाएंगे, अपनी तैयारी करेंगे, फिर हम आपको बता देंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तरीक़ेकार भी हम आपको बता देंगे और हम आपको डेट भी बता देंगे कि किसको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टेस्ट पैटर्न। अभी हम बढ़ते हैं मोस्ट रिपीटेड वर्बल के क्वेश्चंस के, ठीक है। वर्बल के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के वेबसाइट के ऊपर हम वर्बल का पूरा कोर्स भी अपलोड कर चुके हैं। वहाँ पर वर्बल की जो 13 टाइप्स है उनके ऊपर हमने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को दोबारा भी वर्बल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बार बार रिपीट होते हैं, खासकर आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में, तो दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ट्रिक्स भी दोबारा से रिवाइज हो। और जाहिर सी बात है, ये पास पेपर में भी बार बार आए हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाएंगे, और भी आसान हो जाएंगे। कुछ न्यू ट्रिक्स भी आपको सिखा रहा हूँ। वर्बल का पूरा कोर्स तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जो अपने वेबसाइट पर, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा पेड कोर्स बाय किया है। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ हम रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा और आपके साथ क्वेश्चंस को रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर 5 बंदे 5 पेजेस लिख रहे हैं 5 मिनट में, तो आप बताएं कि एक बंदा एक पेज कितने मिनट में लिखेगा। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर गलत दे देते हैं, वो कहते हैं कि 1 मिनट। अक्सर स्टूडेंट, आप लोगों में से में भी अक्सर स्टूडेंट का आंसर होगा 1 मिनट। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि लेट सपोज ये आपके पास एक रूम है, यहाँ पर दीवार पे घड़ी लगी हुई है और 5 बंदे बैठे हुए, 1 2 3 4 5। हर बंदे के हाथ में एक पेज है, वो उसके ऊपर लिख रहा है। इस बंदे के साथ भी एक पेज है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी। तो अभी जैसे ही घड़ी में 5 मिनट गुजर जाते हैं, तो इस बंदे ने भी एक पेज लिखा होता है, इस बंदे ने भी एक पेज लिखा होता है, इस बंदे ने भी, इस बंदे ने भी। तो अभी देखें टोटल टाइम कितना लगा, 5 मिनट्स।
5 मिनट्स लगे कितने पेजेस लिखने में, 5 पेजेस लिखने में। लेकिन अभी आप देखें हर बंदे को कितना टाइम लगा, हर बंदे को भी 5 मिनट लगे एक पेज लिखने में, ठीक है। तो इसलिए एक बंदा एक पेज कितने टाइम में लिखेगा, 5 मिनट में। क्यों? क्योंकि टोटल 5 बंदे हैं, उन्होंने 5 पेजेस लिखे हैं, लेकिन हर बंदे ने तो एक एक पेज लिखा है ना, और टाइम टोटल 5 मिनट गुजरे, ठीक है। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर गलत लिखते थे 1 मिनट, और ये सबसे इजी भी है लेकिन टेक्निकल भी है, थोड़ा कंसेप्चुअल है। और ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुका है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर 1 दर्जन पेंसिल की कीमत 27 है तो आप बताएं कि 4 पेंसिल्स की कीमत क्या होगी। तो देखिए आपको पता है कि 1 दर्जन में आपके पास कितने पीसेस होते हैं, टोटल आपके पास 12 पीसेस होते हैं। मीन्स अगर 1 दर्जन पेंसिल है तो मीन्स के टोटल 12 पेंसिल्स है। तो ये तो आपको दी गई है, ठीक है। अभी आपसे मालूम करना है, आपने ये मालूम करना है कि 4 पेंसिल्स की आपके पास कीमत क्या है। तो 4 पेंसिल की आप लोगों ने कीमत मालूम करनी है, ठीक है। हमें 1 दर्जन की पेंसिल कीमत मालूम है, वो हमने मालूम करना क्या है, 4 पेंसिल्स की कीमत, ठीक है। तो देखिए 12 पेंसिल्स की कीमत क्या है आपके पास, 27। हमने मालूम क्या करना है कि 4 पेंसिल्स की कीमत कितनी है, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग मुझे बताएं 12 से मैं किस तरीके से 4 ला सकता हूँ, 12 के साथ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे पास आ जाए 4। तो देखिए अगर 12 को मैं 3 पे डिवाइड कर लूँ तो 3 4 और 12, तो मेरे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह मैं 27 को भी 3 पे डिवाइड कर लूँगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये तकरीबन आ जाएगा 9, ठीक है। तो आपके पास 4 पेंसिल्स की कीमत क्या हो जाएगी, 9 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका हो गया इजीएस्ट क्वेश्चन। इसकी समझ आ गई आपको। देखिए मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया कि सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 12 पेंसिल्स की कीमत क्या है, 27, और मैंने मालूम करना क्या है, मैंने मालूम करना है, ये देखिए इजीएस्ट ट्रिक से मैं आपको करूँगा, वरना इसका तो रेशो के और प्रोपोर्शन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसानी से कर सकता हूँ। मैंने क्या मालूम करना है, 4 पेंसिल्स की कीमत। तो देखिए 12 पेंसिल्स से 12 के साथ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे पास 4 आ जाए। तो इसको भी मैंने 3 पे डिवाइड किया, इसको भी 3 पे, दोनों साइड को मैं 3 पे डिवाइड कर, देखे 3 4 आपके पास 12, तो 4 पेंसिल आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 9, तो 4 पेंसिल्स की कीमत क्या हो जाएगी, 9 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, मंकी, एपी, चिंपैंजी और पांडा। तो देखिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, मंकी, एपी, चिंपैंजी और ये बाबून, ये सारे ना बाबून भी इसे कहते हैं, ये सारे बंदर के नाम है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आपको दिया गया हो, मंकी, एपी, चिंपैंजी और बाबून, तो ये सारे बंदर को कहते हैं, जबकि पांडा जो है एक डिफरेंट एनिमल है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांडा, ठीक है। समझ आ रही है ना इसकी आपको। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साल में ऐसे कितने महीने होते हैं जिनके अंदर 31 डेज हो। तो अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखें फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं, 28 डेज। ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा हाईलाइट। देखिए फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं, 28। इसी तरह देखिए 30 डेज वाले महीने कौन से, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 31 डेज वाले महीने कितने, जनवरी, मार्च, मई। तो देखें टोटल ऐसे कितने महीने हैं जिनके अंदर 31 डेज हो, तो देखिए 7। ऐसे कितने महीने हैं जिनके अंदर 30 डेज हो, तो देखिए 4 महीने। और कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 28 डेज हो, तो 1 महीने ऐसा है। और लेकिन लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, और उस लीप ईयर में आपके पास फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं, 29। तो लीप ईयर भी आपने याद रखना है, 4 साल के बाद आता है, उसमें फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं। तो अभी देखिए ये तो आपका हो गया, ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है। अभी आप लोगों को मैंने ये चीज़ भी मेमोराइज करवानी है कि किस तरीके से आपने याद रखना है कि जनवरी के अंदर 31 डेज है, सितंबर के अंदर 30 डेज है। तो देखिए इसका एक आसान सा ट्रिक है, आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोगों ने इसकी मदद से इसको याद रखना है। ये लेट सपोज आपके दोनों हाथ है ना, ये आपके हाथ हो गए दोनों, ठीक है। अभी आप देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका, मैं कलर दोबारा से चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर, देखिए ये 31 डेज, ये जो स्पेस आपको नजर है 28, 30, ये स्पेस 30 डेज का है, देखिए 30, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो देखिए ये 28 का हो जाएगा, फिर 31, ये जो ऊपर एरियाज है ये सारे 31 के, तो देखिए 31। तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखते हैं। लेट सपोज अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछे कि अगस्त के अंदर कितने डेज होते हैं, तो आपको आता होगा 31, इसकी मदद से आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछे कि नवंबर के अंदर कितने डेज है, तो 30। तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा पूछा गया। लेट सपोज अगर आपसे नेक्स्ट एक ईयर ये क्वेश्चन पूछे कि साल में इतने महीने बताए जिसके अंदर 30 डेज हो, ठीक है। कितने महीने ऐसे जिनके अंदर 30 डेज हो,
तो आपका आंसर क्या होगा 4 महीने। अगर आपसे पूछे कि फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं तो 28 डेज। आपसे पूछे कि लीप ईयर कितने साल बाद आता है तो आपका आंसर होगा 4 साल बाद। ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्ड मैनेजमेंट में थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर कौन सा है। तो देखिए थर्ड लेटर इन द वर्ड मैनेजमेंट अल्फाबेटिकली। तो देखिए अल्फाबेटिकल आर्डर के ऊपर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है, ये जो आपके सामने है। दूसरा टाइप बी है ओ बी, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन दोनों टाइप्स को आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए आपसे क्या मांगा गया है, थर्ड लेटर। तो अगर आपसे पूछे थर्ड लेटर, सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर, फोर्थ लेटर, मीन्स इस तरह नंबर ऑफ लेटर आपसे मांगा गया हो नंबर वाइज। ठीक है कि फर्स्ट लेटर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड लेटर कौन सा है। तो इसका ट्रिक क्या है कि इसमें आप लोगों ने देखना है, देखिए सबसे पहला लेटर कौन सा है मैनेजमेंट में, ए। तो ए आपके पास पहला लेटर होगा। अभी देखिए ए 2 मरतबा है लेकिन आपने इसको 1 मरतबा काउंट करना है। ठीक है, तो ए हमारे पास पहला अल्फाबेटिकल लेटर हो गया। ठीक है, फर्स्ट लेटर इन द वर्ड। सेकंड कौन सा है, देखिए बी इसमें नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई। तो ई आपके पास क्या है, ई आपके पास सेकंड लेटर होगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर कि जो लेटर 2 मरतबा हो, जिस तरह देखिए यहाँ पर ए 2 मरतबा है लेकिन मैंने इसको 1 मरतबा कंसिडर करना है। तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर क्या हो जाएगा ए, सेकंड अल्फाबेटिकल लेटर क्या हो जाएगा ई। तो अभी देखिए मेरे पास एफ ही नहीं है तो जी मेरे पास क्या हो जाएगा, जी मेरे पास थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी। इस तरीके से फोर्थ भी आप लोगों ने मालूम करना है। आप लोगों ने ये देखना है कि देखिए जिस तरफ सबसे पहले ए आ रहा है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इसमें जस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बात यह है कि जो लेटर 2 मरतबा रिपीट हुआ हो तो आप लोगों ने उसको 1 मरतबा कंसिडर करना है। ठीक है, 2 मरतबा उसको कंसिडर नहीं करना। जिस तरह यहाँ पर मैनेजमेंट के अंदर ए 3 मरतबा था, देखिए ए 3 मरतबा था लेकिन 2 मरतबा था, लेकिन मैंने उसको क्या लिया, उसको मैंने 1 मरतबा लिया कि ये मेरा फर्स्ट लेटर हो गया, ई मेरा सेकंड लेटर हो गया, जी मेरा थर्ड लेटर हो गया। तो ये आपका हो गया अल्फाबेटिकल आर्डर से क्वेश्चन फर्स्ट टाइप, जिसमें आपसे ये मांगा गया थर्ड लेटर कौन सा है। अभी देखिए सेकंड टाइप की तरफ भी हम बढ़ते हैं। अगर लेट सपोज आपसे ये पूछे कि विच लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन द वर्ड मदर। अभी देखिए यहाँ पर आपसे ये नहीं मांगा कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ये नहीं मांगा, जस्ट आपसे ये पूछा गया कि कम अल्फाबेटिकली। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया मदर, तो आपने इसके नीचे लिख दिया देखिए ए बी सी डी ई। तो देखिए ये दोनों सेम जगह पे आ रहे हैं ना, तो अभी इसका मतलब ये है अल्फाबेटिकली कि ये सेम एरिया पे, सेम जगह पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट अल्फाबेटिकल लेटर, सेकंड अल्फाबेटिकल लेटर, थर्ड अल्फाबेटिकल लेटर, तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, जिस तरह हमने मैनेजमेंट को सॉल्व किया। लेकिन अगर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं दिया और आपसे डायरेक्ट पूछा है कि कम अल्फाबेटिकली, इस तरह का आपसे पूछा है, तो फिर आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आपने देखना है कि ए बी सी डी के ऑर्डर में और इस वर्ड में कौन सा लेटर एक जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, इसमें जस्ट आप लोग पहले 5-6 लेटर्स याद कर ले, वो आपके लिए मोर देने ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक कोई इतना बड़ा स्पेलिंग तो नहीं है ना जिसके इतने ज़्यादा लेटर्स हो। बड़ा से बड़ा स्पेलिंग भी हो तो उसके अंदर या तो 7 वर्ड्स होंगे या 8 वर्ड्स होंगे। तो बस जस्ट आपको ये याद हो कि ए पहले नंबर पर है, बी दूसरे पे है, सी डी, तो इस तरह से फिर आप वहाँ पे देख ले, आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी हम जो पास्ट पेपर्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकेडमिक के जो पास्ट पेपर्स है, पिछले 5 सालों के जो पास्ट पेपर्स है उनको डिस्कस करेंगे। देखिए एकेडमिक को सॉल्व करने का हमारा तरीक़ेकार ये होता है कि लेट सपोज अगर कोई भी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आए बार बार, तो हम पूरा टॉपिक उसके अंदर कवर करते हैं। तो इसमें मीन्स जहाँ से MCQs उठाए गए होते तो पूरा टॉपिक हम कवर करते, और जो MCQs उठाए गए होते वो सारे MCQs हम वहाँ पे कवर करते। ठीक है, तो ये पिछले 5 सालों के जो हमारे पास पास्ट पेपर्स हैं उनको हमने स्टडी किया हुआ है, उनको हमने एक जगह पे कंपाइल किया हुआ है, और फिर उसके बाद हम आपके साथ ये पास्ट पेपर्स के साथ ऊपर एक्सपीरियंसेस और ये लेक्चर्स शेयर करें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रीपोजिशंस, जो मोस्ट रिपीटेड प्रीपोजिशंस है उसको हम कवर करेंगे। फिर आपके पास हम लेक्चर्स लेंगे हार्मोन से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिसके ऊपर बार बार इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड भी अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आपके इनिशियल टेस्ट में रिपीट होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से कौन कौन से MCQs आते हैं। आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डायग्राम है उससे किस तरह से MCQs निकालने हैं, और आपको कौन कौन से MCQs डायग्राम से भी दिए जा सकते हैं। बाकी हुक्स लॉ को भी हम डिस्कस करेंगे कि हुक्स लॉ से कौन कौन से MCQs इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक्स हम सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे, डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर पास्ट पेपर्स में पिछले 5 साल में जो जो क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के ऊपर आए हैं तो भी मैं आपको कवर करूंगा। इसके अलावा यूट्यूब पे जो हमारा डेमो लेक्चर है तो इसके ऊपर मैं इस वीडियो का कुछ हिस्सा अपलोड करूंगा। बाकी ये पूरा लेक्चर हमारे पेड कोर्स के अंदर अवेलेबल है, तो अगर आप हमारा पेड कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि थॉमस डाइड डैश ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है,
तो देखें यहाँ पे आप लोगों ने प्रीपोजिशन लगाने, तो याद रखें डाइड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, डाइड ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। तो डाइड फ्रॉम नहीं आएगा, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, तो फ्रॉम नहीं, ठीक है, ऑफ, तो ये आपका हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हैं। फॉर किस लिए यूज होता है, फॉर के और भी यूजेस है, वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं, ठीक है। जिस तरह देखें इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जिस तरह देखें आई वॉज वेटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था, तो देखिए एक पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है 1 घंटे से, ठीक है। इस तरीके से देखिए सेंस और फॉर के जो यूजेस है ना, ये आपके इनिशियल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस और फॉर के ऊपर आपसे अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अभी देखें सेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक टाइम कंटिन्यू हो, मीन्स हम 2006 से, जिस तरह देखें अली रह रहा है न्यूयॉर्क में 2006 से, तो मीन्स 2016 से अभी तक रह रहा है, वो कंटिन्यू है, कंटिन्यू प्रोसेस है। तो देखिए अगर कंटिन्यू प्रोसेस हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या, सेंस। और अगर हमारे पास देखिए 1 आवर, अभी नहीं दिया गया कौन सा घंटा, घंटे का भी पता नहीं और बस दिया गया कि 1 घंटे से वेट कर रहा था, ठीक है, तो हमारे पास आएगा फॉर। और अभी यहाँ पर देखिए सिंस 2016 में 2016 से वो न्यूयॉर्क में रह रहा है, मीन्स अभी तक रह रहा है। तो ये एक एक्शन है जो पास्ट में तो शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इस तरह का एमसीक्यूज दिखे जिसमें एक एक्शन दिया गया हो जो पास्ट में, जो माजी में शुरू हुआ हो लेकिन अभी तक जारी हो, तो आप लोगों ने सेंस यूज़ करना है, ठीक है। और अगर कुछ इस तरह का एक्शन दिया हो जो एक खास पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, जिस तरह देखिए एन आर, अभी ये भी स्पेसिफाई नहीं हो रहा कि कौन सा घंटा, ठीक है, एन आर फ्रॉम 2 आवर्स, ठीक है, ठीक है, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स भी आ सकता है, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, अभी 2 घंटे से, तो एक फिक्स टाइम आपको दिया गया है, तो तब आपके पास आएगा फॉर। तो एक पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जब आपको दिया जाए तो वहाँ पर आपके पास आएगा फॉर। और जब आपके पास एक कंटिन्यूस दौरानिया दिया गया तो वहाँ पर आपके पास आएगा सेंस। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी डिजीज़ के साथ आप अक्सर हम लगाते हैं डाइट ऑफ, ठीक है, तो ये हम लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके हो गए। अच्छा देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ और भी प्रीपोजिशंस दिए हैं, इन, ऑन, एट और ऑफ। तो देखिए इन हमें क्या स्पेसिफाई करता है कि इनसाइड स्पेस। जिस तरह देखिए अगर आप घर के अंदर है तो आई एम इनसाइड द हाउस, ठीक है, आई एम इन द हाउस। अगर आप घर के छत पर है तो आई एम ऑन द रूफ, ठीक है। अगर एक किताब है लेट सपोज टेबल के ऊपर पड़ा है तो द बुक इज ऑन द टेबल। अगर दराज के अंदर बुक पड़ा है तो द बुक इज इन द ड्रॉवर, ठीक है। एट, ठीक है, एट किसको स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफिक पॉइंट को, लोकेशन को। जिस तरह देखिए वी विल मीट एट द रेस्टोरेंट, ठीक है, हम एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। तो देखिए एक स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन को आपके पास आइडेंटिफाई कर रहा है एट। तो जब एक स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन हो तो हम एट को यूज़ करेंगे। इनसाइड द ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं ऑन। जब एक किसी ऑब्जेक्ट के टॉप पे हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, पोजीशन अबाव, ठीक है, और उसको टच कर रहा हो, ठीक है। देखिए लेट सपोज अगर बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ा है और इसको टच कर रहा है तो हम कहेंगे ऑन द टेबल। अगर ये इसको टच नहीं कर रहा तो ओवर द टेबल आएगा, ठीक है, फिर ओवर द टेबल, याद रखें। तो ये चीज़ है। जिस तरह देखिए स्काई जो है, स्काई तो ऑन नहीं है ना, स्काई तो टच नहीं कर रहा मैं, तो स्काई ओवर है, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से। देखिए यहाँ पर द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो देखिए ऑफ यहाँ पर किस मीनिंग में यूज़ हुआ है, ये पोजीशन को भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रीपोजिशन। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हुक्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये आपके पास स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को डिनोट करते हैं, ठीक है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या है कि एक स्प्रिंग कितना सख्त है। तो अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इट मीन्स कि स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा है, स्प्रिंग सख्त है, ठीक है। अगर के की वैल्यू कम होगी तो इट मीन्स कि आपके पास नरम स्प्रिंग है। तो ये आपके पास डिनोट करता है किस चीज़ को, ये आपके पास डिनोट करता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ में आप देखें F इजिकल टू माइनस के एक्स। हुक्स लॉ का मतलब ये है कि अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपके पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन। तो देखिए इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप लोग फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटेंशन, चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होगा। और इसका डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आप फोर्स को इंक्रीज करोगे तो एक्सटेंशन इंक्रीज होगा। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है, यहाँ पे ये देखिए ये डायग्राम है हुक्स लॉ का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फोर्स क्या है, ये वाला फोर्स है। यहाँ पर मैंने फोर्स को डबल किया, तो जब फोर्स को मैं डबल करता हूँ तो यहाँ पर स्प्रिंग इतना स्ट्रेच हो रहा है, चेंज इन लेंथ x है। लेकिन जब फोर्स को मैंने डबल किया तो चेंज इन लेंथ मेरे पास कितना होगा, 2x। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपके पास चेंज इन लेंथ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आपसे पूछे कि हुक्स लॉ का आप स्टेटमेंट बताए तो हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है
कि चेंज इन पोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ। ये आपके पास डिनोट यहाँ पे मैंने दो स्प्रिंग दिए, ये K1 है और ये K2 है, इनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अगर अभी आपसे मुझे पूछो कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो देखें दो स्प्रिंग है, इन दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। तो अगर इस तरह हमें दिया गया हो तो हमने किस तरह से मालूम करना है, ये दो स्प्रिंग है तो n की जगह हम 2 लगा लेंगे तो K/2। अगर मैं आपको कहूँ कि 3 स्प्रिंग्स है तो फिर मेरे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो K/3। तो अगर हम स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो K की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होगी, ठीक है। देखिए K की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। इसी तरीके से देखिए अगर हम स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मेरे पास K की वैल्यू जो है ये मेरे पास इंक्रीज होगी, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बताया, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि अगर हम स्प्रिंग्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। लेट सपोज अगर हमें दिया गया हो दो स्प्रिंग्स के n क्या है, n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये चीज़ याद रखें, n क्या है, n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जाए कि आप लोगों ने 3 स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया है सीरीज में, आप बताएं कि इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होगी। तो 3 स्प्रिंग है तो आपके पास क्या होगा K/3, अगर 2 स्प्रिंग्स है तो K/2, अगर 5 स्प्रिंग्स हो तो K/5, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने मालूम करना है। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि अगर आप स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये करते कि डिवीजन में है तो इसलिए वैल्यू डिक्रीज होगी। तो आपसे इनिशियल टेस्ट में अगर पूछा जाए कि आपने 2 स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट किया, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो K/2। n डिनोट करते हैं नंबर ऑफ स्प्रिंग को। अगर आपसे पूछे कि आप स्प्रिंग्स को अगर सीरीज में कनेक्ट कर लेते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कांस्टेंट रहेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि अगर आपने स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो इंक्रीज होगी। अगर आपने 2 स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया तो देखिए इनकी जगह आप 2 लगाएं तो 2K हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर आपने 3 स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 3K हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पर देखिए हमने पैरेलल कनेक्ट किया है। देखिए सीरीज क्या है, सीरीज जब एक के एंड के साथ आप दूसरा कनेक्ट कर लेते हैं उसको सीरीज कहते हैं, जब दोनों सेपरेट आप लोग अटैच कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं पैरेलल। बाकी देखिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि अगर आपने स्प्रिंग को हाफ किया, 2 टुकड़ों में डिवाइड किया, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने इसको दरमियान से काटा, इसको आपने दरमियान से काटा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपके पास क्या हो जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, 2K, ठीक है। इस तरह देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इसको हमने हाफ किया, डिवाइड किया, देखिए दरमियान से काटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2K। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2K, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोबारा से मैं आपको समराइज कर देता हूं, अगर आप स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी, अगर n नंबर ऑफ स्प्रिंग को आप करोगे तो आपने n पे डिवाइड करना है। n क्या करें, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। अगर 3 स्प्रिंग है तो 3 पे डिवाइड करें, 2 स्प्रिंग है 2 पे डिवाइड करें। अगर पैरेलल हम स्प्रिंग्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। अभी किस तरह से करना है, अगर 2 स्प्रिंग्स हो तो 2K हो जाएगा, 3 स्प्रिंग्स हो तो 3K हो जाएगा, इस तरह। अगर हम स्प्रिंग्स को, ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आ चुका है, खासकर ये वाला, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर आप स्प्रिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो हर हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, 2K, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा देखिए ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन आप लोगों ने देखा होगा, ये बेबी डिलीवरी के दौरान रिलीज होता है और ये क्या करता है, ये डिलीवरी ऑफ बेबी करता है, ये यूटेराइन कंट्रैक्शंस करते हैं, ठीक है, यूटेराइन कंट्रैक्शंस। तो अगर डिलीवरी ना हो, यूटेराइन कंट्रैक्शंस का ऑप्शन दिया हो तो आप लोगों ने इसको टिक करना है, ठीक है। ये यूटेराइन कंट्रैक्शंस करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से बेबी की डिलीवरी होती है, ठीक है। बाकी ये लैक्टेशन में भी हेल्प करते हैं। देखिए लैक्टेशन में 2 MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। मिल्क प्रोडक्शन किसका काम है, प्रोलैक्टिन का, ठीक है। प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन। और जो आपके पास ऑक्सीटोसिन है तो ये लेट डाउन रिफ्लेक्स करता है मिल्क को। जैसे ही अभी आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चे रोने लगते तो उनके माँ के जो है ना दूध आ जाते हैं, ठीक है, मिल्क आ जाते हैं। तो ये क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कौन सा हार्मोन करता है, ये 2 MCQs है, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंस है, आप लोग याद रखें। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है, वहाँ पर ये मिल्क रिलीज करता है, ठीक है। और लेट डाउन रिफ्लेक्स मिल्क को नीचे कौन लाता है, तो ये कौन करता है, ये ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट MCQs है, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, यूटेराइन कंट्रैक्शंस या डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs हो गए।
तो बाकी यहाँ पर देखिए ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते हैं या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एक मरतबा पूछा गया था, ठीक है, एमडीकेट के टेस्ट में पूछा गया था। लव हार्मोन और बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये इसके अंदर जो प्यार है ना, जो ह्यूमंस के अंदर प्यार है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये ट्रस्ट, सोशल बॉन्डिंग और इमोशनल अटैचमेंट करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है। बाकी टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स करता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एस्ट्रोजन जो है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स करता है। बाकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और सपोर्ट रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो ये सारे, ठीक है। बाकी ये प्रोजेस्टेरोन जो है तो ये यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, ठीक है, या प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है। तो देखिए प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन ये आपके पास कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जब आपके पास प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसका काम यही है कि ये प्रेगनेंसी को एबार्शन होने से बचाए, ठीक है, तो ये उसको मेंटेन रखता है। तो ये यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है और जब प्रेगनेंसी हो जाए तो उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, देखिए याद रखिए, अक्सर एक मरतबा क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में होता है या फीमेल्स में। तो अभी आपसे मैं पूछता हूँ कि ये मेल्स में होता है या फीमेल्स में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये फीमेल्स में होता है। तो याद रखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फीमेल्स और मेल्स दोनों में होते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर इसका काम डिफरेंट है। अभी मेल के अंदर ये क्या कर, फीमेल के अंदर क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करता है और मेल के अंदर ये स्पर्म प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो याद रखिए ये दो डिफरेंट एमसीक्यूज है। एक मरतबा पूछा गया था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रेजेंट इन फीमेल मेल्स बोथ। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ। इसका काम क्या है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स को मैच्योर करता है, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स की मैच्योरेशन करता है फीमेल्स में, मेल्स में ये स्पर्म की प्रोडक्शन करता है। तो याद रखें ये वर्ड्स अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओव्यूलेशन करता है, ठीक है, ओव्यूलेशन करता है फीमेल्स में, ये मेल्स में इतना नहीं होता लेकिन फिर भी कुछ हद तक मेल्स में भी प्रेजेंट है। टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, ठीक है। तो मेल्स में ये क्या करता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान आप लोगों ने अपने बुक में एक वर्ड पढ़ा होगा, एलएच सर्ज, एलएच इंक्रीज हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है कि ये ओव्यूलेशन करता है, एक को रिलीज करता है, ठीक है। और ये अक्सर जब 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तो उसमें ओव्यूलेशन कौन से डे होता है, डे 14 को, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं क्या है, अभी मैंने आपको तो ये बता दिया है कि अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें आपके पास डे 14 को ओव्यूलेशन होगी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डेज का है तो आप बताएं कि ओव्यूलेशन कौन से दिन को होगी। इस तरह का क्वेश्चन इनिशियल टेस्ट में काफ़ी मरतबा पूछा गया है। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, इसका तरीक़ेकार ये है कि देखिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है जितने आपको दिन दिए गए 32, तो इससे आप लोगों ने 14 माइनस करना है। तो अगर मैं 32 से 14 माइनस करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 18 डे। तो 18 डे को आपके पास ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। और ओव्यूलेशन क्यों होता है, एलएच सर्च की वजह से। सर्च किसे कहते हैं, इंक्रीज। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब इंक्रीज हो जाता है तब इसकी वजह से हमारे पास ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के दौरान हमारे पास एस्ट्रोजन जो है इसका लेवल भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तभी अब लोग का असाइनमेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसमें ओव्यूलेशन कौन से दिन को होगा, तो आप लोगों का आंसर मुझे चाहिए, नीचे मुझे कमेंट्स में लिखे कि क्या होगा, ठीक है। तो किस तरह करने, 30 - 14, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इंक्रीज इन एस्ट्रोजन और डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आप लोग देखें ये ओव्यूलेशन को काज करते हैं, ठीक है। जब आपके पास एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो इस दौरान हमारे पास ओव्यूलेशन होता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इस दौरान हमारे पास एलएच भी इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया। ये 2021, 22 और 23 में बार बार पूछा गया कि इंक्रीज इन एस्ट्रोजन और डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं। जिस तरह देखिए, ये मैं आपको पीछे डायग्राम से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम के अंदर ये समझाया भी है। यहाँ पर आप देखें एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज इन एस्ट्रोजन और डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन करते हैं। तो ये आपका एमसीक्यू हो गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और भी बता देता हूँ कि प्रोजेस्टेरोन जो है जब आपके पास ओव्यूलेशन हो जाता है तो आपके पास जो मैच्योर फॉलिकल है जिससे हमारे पास एग रिलीज हुई वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम किस तरह का स्ट्रक्चर है, एक येलो कलर का स्ट्रक्चर है। अब ये क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करेगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन एंड डिक्रीज इन एस्ट्रोजन
कंफर्म्स, तो ये आपके पास क्या कंफर्म करता है, ये आपके पास कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को, क्योंकि जब आपके पास प्रेगनेंसी हो जाती है तो इस दौरान आपके पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, तो ये आपके पास कंफर्म करता है प्रेगनेंसी को। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन, अगर ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हुआ है, तो ये किस चीज़ को शो करता है, तो ये आपके पास शो करता है किस चीज़ को, प्रेगनेंसी को। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे तो आपका आंसर होगा प्रेगनेंसी। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आपसे हो सकता है ना पूछे, लेकिन कंसेप्चुअल तो होना चाहिए ना आपको तो पता। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, वर्बल के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, इसी तरीके से एकेडमिक के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के बाकी डेमो लेक्चर्स भी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करते हैं तो हम इससे आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इसके अंदर हम वर्बल की 13 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वर्बल की टोटल 13 टाइप्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर नॉन वर्बल की तकरीबन 5 टाइप्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और वर्बल नॉन वर्बल की टोटल हम 250 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, और जो 250 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सेम टू सेम यही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसके मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा, जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स सिखा लिए हैं, बाकी ऑड वन आउट के शॉर्टकट ट्रिक्स सिखा लिए। बाकी देखिए, हम एकेडमिक की कंप्लीट तैयारी करेंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको एकेडमिक के बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इस तरीके से हम एकेडमिक की भी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आपको पिछले 5 सालों के जो पास्ट पेपर्स होंगे हर सेंटर के, वो भी आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, और इसके अलावा सेलेक्टेड नोट्स भी देंगे, ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। तो यहाँ से आपके एकेडमिक के 50 में से 50 क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, 100% आपका टेस्ट हम कवर करके देंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं, अगर आप हमसे तैयारी करते हो तो आपका टेस्ट 100% कवर होगा, आपके टेस्ट में 100% मार्क्स होंगे और शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस तो होंगे आपके। ठीक है, क्योंकि इस तरह की तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता। यूट्यूब पे आपने देखा होगा BA वाले, FA वाले और इस तरह के नॉट रिकमेंडेड लोग बैठे हुए जो आपको कहेंगे कि हम आपको तैयारी करवाएंगे 1000 रुपये में, 2000 में। तो भाई, आप खुद नहीं बन सके तो इनको क्या डॉक्टर बनाओगे। आपको एक डॉक्टर ही तैयारी करवा सकता है, हम ही तैयारी करवा सकते हैं, क्योंकि हम इन स्टेजों से गुजरे हैं, हम ये क्वालिफाई कर चुके हैं। हमें पता है किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से टेस्ट की तैयारी की जाती है, किस तरह से क्वेश्चन को चेंज करके आपको दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी टीचर आपके साथ होंगे, मैं भी आपके साथ होऊंगा, हमारे बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो भी आपके साथ होंगे। अगर किसी किस्म की क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारे ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है वो 12,000 है। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट लगा है, पहले 50 स्टूडेंट्स को ये 7900 में मिलेगा, पहले 50 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आप अपना एडमिशन कर ले। अगर 50 सीट्स फिल हो गई तो नेक्स्ट बैच की फिर हम 12,000 फी चार्ज करेंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे सिर्फ नोट्स बाय करना चाहते हो, आपको लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इससे भी हम आपको टेस्ट की गारंटी देंगे। इस बात की गारंटी देंगे कि 100% आपका टेस्ट हमारे दिए गए नोट्स रहेगा। उसमें यही है कि वर्बल के नोट्स होंगे जिसमें ट्रिक्स भी होंगे, नॉन वर्बल के नोट्स होंगे ट्रिक्स के साथ, कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा हर सेंटर के पास पेपर्स भी हलशुदा आपको देंगे। इसके अलावा कंप्लीट सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर नोट्स में किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर रब्ता करके आप हमारे नोट्स भी बाय कर सकते हो। सिर्फ नोट्स आपने लेने हैं तो इसकी नॉर्मल फीस जो है 5500 है, अभी आपको 3000 का मिलेगा। डेमो नोट्स आप पहले चेक कर ले, वो अगर आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप कंप्लीट नोट्स बाय कर ले। और ये डिस्काउंटेड फीस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बाद हम अपनी नॉर्मल फी चार्ज करेंगे। तो यूट्यूब पर आप लोगों को आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम 1000 के आपको नोट्स देंगे, 1500 आपके नोट्स देंगे। आप उनके नोट्स ले लें, डेमो नोट्स उनसे ले लें, चेक कर लें, और हमारे नोट्स चेक कर लें। जो आपको पसंद आ जाए तब आप बाय कर लें और वही आप बाय कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करें। अल्लाह सबको डॉक्टर्स बनाए, कैप्टन डॉक्टर बनाए। वस्सलाम।